तो आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि मुगल फौज अजमेर से युद्ध की योजना बनाकर गोगुंदा की तरफ आ रही थी, क्योंकि युद्ध होने से पूर्व मुगल साम्राज्य की नजर में राणा प्रताप सिंह का क्षेत्र गोगुंदा के आसपास हो सकता है। मुगल फौज नहीं जानती कि एग्जैक्टली राणा प्रताप हमें कहां मिलेंगे। मुगल फौज के नजरिए से आपने अब तक यह महसूस किया होगा कि यह युद्ध नहीं है, इट्स जस्ट सर्चिंग ऑपरेशन। ढूंढने के लिए आ रहे हो राणा प्रताप। अगर प्यार से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हथियार से मनवाएंगे। युद्ध इसे बना रहे मेवाड़ वाले। अदरवाइज मुगल साम्राज्य की नजर में तो एक बंदे को ढूंढने के लिए कितने लोग आ रहे? 85,000। ठीक है। यह फौज अजमेर से होती हुई मांडलगढ़ में रात्रि को विश्राम करती है। अगली सुबह वहां से रवाना होकर यह मोलेला गांव में अगला नाइट हॉल्ट करती है। जब ये मोलेला गांव में अपने नाइट स्टे करती हैं, उसी समय कुंभलगढ़ से निकलकर मेवाड़ की फौज लौसिंग गांव में अपना नाइट स्टे करती है। बीच में था खमनोर। मुगल फौज को कुंभलगढ़ के रास्ते से गोगुंदे की तरफ निकलना था, लेकिन मेवाड़ की योजना है राणा प्रताप की सुरक्षा और कुंभलगढ़ की रक्षा। इसलिए मेवाड़ की योजना है कि कुंभलगढ़ से पहले उन्हें खमनोर में ही दबाया जाए और खमनोर से उन्हें रास्ता भटकाकर एक तंग दर्रे में अर्थात वर्तमान हल्दी घाटी में धकेला जाए। जब युद्ध नहीं हुआ था या युद्ध हो चुका था, उस समय यह तंग दर्रा ही था, हल्दी घाटी नहीं था। हल्दी घाटी वर्तमान में। रक्त तलाई से होते हुए उन्हें हल्दी घाटी के तंग मैदान में धकेलना है। यह प्लानिंग थी मेवाड़ की। यह सब कुछ मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुका था। अब आज युद्ध की चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह मैं इस युद्ध के बारे में 2-4 बातें आपके सामने रख रहा हूं, वो ध्यानपूर्वक सुनना। युद्ध है और युद्ध में कभी भी कुछ भी घट सकता है। ठीक है। युद्ध को बताने के लिए मैं अकेला बंदा हूं और युद्ध में एक ही समय में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटती हैं। एक बंदा एक समय में एक साथ सारी घटनाएं नहीं बता सकता, इसलिए मैं एक समय में घटनाएं बताऊंगा जरूर, लेकिन आप मान के चलना एक साथ हो रही है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैं क्या कोई दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे युद्ध का वर्णन नहीं कर सकती। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तीसरी कंडीशन, युद्ध में सब कुछ जो घटता है वह स्लो मोशन में नहीं घटता, जैसा मैं स्लो मोशन में बताऊंगा आपको। सब कुछ स्पीड से होता है। तो आप, मैं स्लो मोशन में बोलूं, आप समझना कि वो स्पीड में हुआ है। ठीक है।
फिल्म में भी बताते हैं तो वो आपने देखा होगा तलवार या भाला फेंकते तो बड़ा स्लो मोशन में जाता था भाला। आपको क्या लगता है ऐसा स्लो मोशन में रियल में होता है? नहीं होता है। पर आपको समझाने के दृष्टिकोण से वो स्लो मोशन दिखाया जाता है, तो आपको समझ में आएगा। अगर स्पीड में सब कुछ, वैसे पॉसिबल ही नहीं है स्पीड में बोलना या फिर उसको फिल्माना, लेकिन अगर पॉसिबल भी हो तो भी आपको समझ में आएगा नहीं। कोई भी चीज स्पीड से घुमाई जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बाइक सामने से निकल रही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन था, कैसे कपड़े पहने हुए थे। स्लो में निकलेगा तभी समझ में आएगा ना। लेकिन आप समझना वो स्पीड में हो रहा है। सुनिएगा क्या हुआ था। देखिए, जानबूझकर मेवाड़ियों ने इस रास्ते को चुना था क्योंकि यहां पर यह तिराहा पड़ता एक तरह से, या घुमावदार पहाड़ियां है। अगर किसी ने लोकेशन नहीं देख रखी है तो देखना, सेम जैसा मैं बता रहा हूं वैसी ही लोकेशन है ये। खमनोर से एक रास्ता कुंभलगढ़ की तरफ निकलता है, दूसरा रास्ता मांडलगढ़ की साइड में जाता है और तीसरा रास्ता हल्दी घाटी की तरफ जाता है। ये त्रिकोण है यहां पे। युद्ध में मौजूद लेखक अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखता है कि जब हम अजमेर से रवाना हुए थे तब हमारी फौज के बीच में पहले से मनमुटाव था। हम आपस में सहमत नहीं थे। स्पेशली जितने भी मुस्लिम कमांडर्स थे वो सारे नाराज थे इस बात को लेकर कि एक काफिर हमारी सेना का कमांडर कैसे हो सकता है, अर्थात मानसिंह को सेनापति क्यों बनाया गया। परिस्थितियां इतनी खराब थी मुगल फौज की कि मांडलगढ़ से जब उनको अगले दिन कुंभलगढ़ की तरफ निकलना था तब नकीब खान तो इतना नाराज था कि वह अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर वापस अजमेर की तरफ निकल लिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिंह की भी नाराजगी इनसे होगी, क्योंकि पहले नाराजगी अंदर तक छिपी हुई थी, अब खुल के सामने आ रही है। बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हमने अगली नाइट मोलेला में बिताई और मोलेला में जब हमें सुबह रवाना होना था गोगुंदे की तरफ, तब इतनी नाराजगी थी भयंकर वाली कि रवाना होने से पहले सारे नखरे कर रहे थे, जैसे बारात निकलने से पहले औरतें करती हैं। सॉरी टू से बट होता है, बारात हमेशा लेट होती है। तो इनकी भी बारात बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि ये मोलेला से अगले दिन निकलना ही नहीं चाह रहे थे। क्योंकि कमांडर कौन है? मानसिंह। अभी हाल ही के शोध से तो यहां तक पता चला है, एमजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा साहब ने इस पर शोध किया है और उसके बाद में दूसरा शोध करने वाला बंदा, सुनिएगा। मोलेला में तो यहां तक हुआ था कि इनको जब रवाना होना था मोलेला से तब ये सारे नखरे कर रहे थे और नाराजगी इतनी भयंकर थी कि गुस्से से मानसिंह अकेले ही शिकार खेलने के लिए निकल गए, टाइम पास करने के लिए कि तुमको मरना है तो मरो, नहीं तो बादशाह को जवाब तुम दे देना। मोलेला में जब अकेले मानसिंह शिकार कर रहे थे, क्योंकि उस जमाने में एंटरटेनमेंट के साधन यही थे, शिकार करना, तब इधर मेवाड़ में ये जितने भी युवा नौजवान थे, स्पेशली रामशाह तंवर का पुत्र कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, इसके अलावा सलूम्बर के ठाकुर कृष्णदास जी चुंडावत का बेटा रतन सिंह चुंडावत, ये युवा इतने एक्साइटेड थे, इन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि मानसिंह अकेला घूम रहा है मोलेला में, क्या गोटी बनाते इसको, बढ़ा दे क्या। तब सारे सीनियर सिटीजन ने समझाया कि दुश्मनी मुगल फौज की और मेवाड़ की, हम ये दुश्मनी सिसोदिया और कछुआओं के बीच में पीढ़ियों की नहीं बनाना चाहते, और अगर सामना करना है तो आमने सामने करेंगे। इस तरह से किसी के ऊपर वार नहीं करते, नहीं तो मानसिंह को उस समय ठंडा करते थे। मोलेला की शाम को यह सेना रवाना हुई, जबकि रवाना कब होना था? सुबह रवाना। इतने नखरे थे इनके। बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि हमारी फौज जब खमनोर पहुंची तब तक हमारे सामने कोई नहीं आया था
और खमनोर का मौसम इतना शानदार और सुहावना था, ठंडी ठंडी लहरें चल रही थी बढ़िया वाली, और शानदार बढ़िया हवाएं चल रही थी, और बिल्कुल शांत माहौल था। बदायूनी लिखता है अपनी पुस्तक मुंतखब तवारीख में कि मैं सेना के चंदावल में था, यानी पीछे वाले हिस्से में था, और सब कुछ शांत माहौल देखकर हम एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हंसने का कारण उसका यह है, वो कहना यह चाह रहा है कि जो मेवाड़ी चौड़े होकर कह रहे थे कि अपने फूफा अकबर को साथ लाना मत भूलना, वो हमारे सैनिक काफिले को देखकर पता नहीं कहां दुबक के बैठ गए, इसलिए हंस रहे थे। मेवाड़ का मजाक बना रहे थे कि मेवाड़ वाले डर के मारे हमारे सामने अब तक तो कोई नहीं आया। फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि बदायूं लिखता है कि सामने वाली पहाड़ी से हमें तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। तो हमारे सैनिक सामने वाली पहाड़ी की तरफ भागे, तो पीछे से आवाजें सुनाई देने लगी, तो हमारी सेना इस तरफ भागी, फिर इधर से आवाजें आने लगी तो इस तरफ भागी। यूं गोल गोल घूमते हुए हमारी सेना गोल गोल ही घूम रही थी, और आवाजों के शांत होते ही, जब जहां से आवाज शांत होती थी वहां से बाटे और तीर आना शुरू हो जाते थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ से कौन सा भाटा आएगा और कौन सा तीर आएगा। बदायूं पहले लिखता है कि बड़ा शांत माहौल था, हम जोर जोर से हंस रहे थे, मेवाड़ का मजाक बना रहे थे, जबकि वो दूसरी ही लाइन में लिखता है कि अल्लाह बचाए उस दिन, मतलब एक आध भाटा उसके भी पढ़ते पढ़ते बचा। वो कहना यह चाह रहा है, अब पढ़ भी गया, वो लिखा नहीं है उसने। ये गोल गोल घुमाने के चक्कर में और भाटेबाजी के चक्कर में यहां पर दो चीजें हुई हमारे साथ। पहली चीज तो यह हुई कि गोल गोल घुमाने के चक्कर में हमारे पास में एक सेना नायक था जिसका नाम था हादी बेग। उसके पास में रसद सामग्री थी, खाने पीने का सामान था, उसका कमांडर वो था, और इन काफिरों ने हमारी रसद लूट ली गोल गोल घुमाने के चक्कर में। कभी इधर से आवाज आ रही है, बाटे आ रहे तो हम इधर भाग रहे, तो रसद तो लूटी जाएगी। हादी बेग हांफता हुआ मानसिंह के पास में पहुंचा और मानसिंह को कहने लगा कि जनाब मानसिंह जी, हमारी रसद इन काफिरों ने लूट ली है। मानसिंह इतना गुस्सा हुआ कि अपने हाथी के ऊपर जो छतरी थी वो पकड़ के खींच के हादी बेग की तरफ मारी। कमबख्त कही कि रसद की रक्षा नहीं कर पाया तो। हमें समझ ही नहीं आया कि किस तरफ भागे। हमें जिस मार्ग पे जाना था हम उस मार्ग पे नहीं जा पाए। हम एक ऐसे तंग दर्रे में घुस गए जो दर्रा उससे भी बड़ा भयानक था। दर्रे का नाम नहीं लिखा उसने, मतलब वो कौन से दर्रे की बात कर रहा है? हल्दी घाटी की, क्योंकि इसको तो बाद में जाना गया ना, मैं बार बार कह रहा हूं। यानी कि उनको जाना था कुंभलगढ़ के रास्ते से गोगुंदा, लेकिन वो गोगुंदा ना जाके कहां पहुंच गए हैं? हल्दी घाटी नाम के दर्रे। और हल्दी घाटी के बारे में वो क्या लिख रहा है? बड़ा तंग और भयानक दर्रा था। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते के जरिए गोगुंदे पहुंचेंगे, नया रास्ता ढूंढेंगे। समझ में आ गई बात? बदायूं लिखता है कि हमारे पास में रसद नहीं थी। ये बात उसने स्वीकार की। तो फिर क्या खाएंगे ये? केरिया? बिल्कुल, केरिया खा के जिंदा रहे, ये लिखा है खुद बदायूं ने। कच्चे आम खाए थे हमने, भूख से हमारे सैनिक बिलबिला रहे थे, और इतने डरे सहमे थे ये सैनिक कि इन दर्रों के अंदर से कोई अगर झाड़ियों में से कोई जंगली जानवर भी आ जाता था ना, तो हमारे सैनिक 25 कदम पीछे भागकर उसका सामना करते थे। इतने डर गए थे ये बाटेबाजी के चक्कर में। और ऐसा ही हुआ। मोतमीद खान नाम का हमारा एक कमांडर जो लेफ्ट साइड में चल रहा था सैनिक टुकड़ी लेकर, तो लेफ्ट साइड से एक पहाड़ी से, झाड़ियों से जंगली मुर्गा फड़फड़ाता हुआ आया, और हमारे सैनिक पीछे भागकर उस पर धड़ाधड़ तीर चला दिए और मुर्गा मार दिया।
और फिर मोतमीद खान ने वो मुर्गा खा भी लिया, भूखा था, और कहने लगा कि कमबख्त तो क्या मुर्गे मारने आए हो। बदायूं ने लिखता है कि हमारी फौज आगे ही बढ़ रही थी, लेकिन हम पीछे मुड़ नहीं सकते थे। कहने का मतलब उसका यह है कि अगर पीछे मुड़े तो भाटे वापस आएंगे, इसलिए हमें आगे ही जाना था। बदायूं ने लिखता है कि हमने इस तंग दर्रे में वो पूरी रात बिताई, क्योंकि शाम को खमनोर में पहुंचे तो अगली रात ही होगी। अगला पूरा दिन बीता, फिर से रात बीती, फिर दिन बीता, फिर से रात हो गई, कोई हमारे सामने नहीं आया। मतलब साफ है, 18 जून खमनोर में रात बीती, दिन निकला, फिर रात बीती, फिर दिन निकला, फिर रात हुई, 21 जून। कंफ्यूजन क्लियर? शुरुआत हुई है खमनोर से, और अबुल फजल भी इसे खमनोर का युद्ध लिखता है। मेन लड़ाई होने वाली अब हल्दी घाटी और रक्त तलाई में। लेकिन अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट्स देते हैं, रीजन बताया ना अभी, जस्ट तो बताया। बदायूनी लिखता है कि हमारी फौज जो है उसका सेटलमेंट कुछ इस तरह से था। ये क्या कर दिया मैंने? कलर चेंज करेंगे तब अच्छा लगेगा समझाने में, समझने में। देखो, सेना में इस वाले हिस्से को कहा जाता है चंदावल, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। ये बायां पार्श्व है और ये दायां पार्श्व, और इस बीच वाले हिस्से को कहते हैं ढोलाण, ठीक है। आगे वाले हिस्से को कहते हैं हरावल। स्वाभाविक है, मेवाड़ का हरावल कौन सा है? ये वाला, और ये वाला दायां पार्श्व, और ये वाला बायां पार्श्व, ये वाला ढोलाण, और ये वाला चंदावल। बदायूं ने लिखता है कि हादी बेग, जफर खान, ये हमारे हरावल दस्ते के कमांडर थे। मैं खुद, मेहत्तर खान मेरे साथ, आसिफ खान हमारी सेना का उपसेनापति, हम थे चंदावल में। बहलोल खान, मानसिंह, शहजादा सलीम खान, वही जहांगीर, हम ढोलाण में थे, ये ढोलाण में थे। मोतमीद खान, जगन्नाथ, ये दाएं पार्श्व में थे, और बाएं पार्श्व में मानसिंह सोनगरा, अब्दुल रहीम खान खाना, ये आगे वाले हिस्से में थे। बदायूनी साहब इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी सेना खमनोर से एक तंग दर्रे में आ गई है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आया है। और उनका कहना है कि हम एक तंग दर्रे में हैं, यानी वो रक्त तलाई और हल्दी घाटी के बीच में, यही कहना चाह रहे हैं वो। यानी उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हल्दी घाटी और रक्त तलाई के आसपास हो सकती है, ठीक है।
अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आया है। फिलहाल इसको आप भूल जाओ, क्योंकि सामने अभी तक कोई नहीं आया। फिर भी युद्ध होगा तब इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैं एक साथ ही लिख लेता हूं ताकि आपको डायग्राम बनाने में भी आसानी रहे। मेवाड़ के हरावल दस्ते में फिक्स है, सलुम्बर का ठिकाना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हरावल का उनको शुरू से हक है। तो मेन कौन है? कृष्णदास चुंडावत, और साथ में सेनापति हकीम खान। ये दोनों कमांडिंग ऑफिसर कहां के हैं? हरावल के। ढोलान में है राणा प्रताप, बामह शाह, झाला मानसिंह। दाएं पार्श्व में है कुंवर शालीवाहन, रावत ताराचंद। बाएं पार्श्व में है रामशाह तंवर, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह। पीछे वाले चंदावल में है राणा पूंजा, राम रख पंवार। ये तक पूछे एग्जामिनर ने कि मेवाड़ सेना में हल्दी घाटी में पीछे कौन था, आगे कौन था, इसलिए बनाई दो इसको। हाँ, दोनों सेनाओं की प्लानिंग है। लिख लोगे? शब्द कोई मुश्किल तो नहीं है?
मानसिंह सुंदरा कांतना ये रामशाह और भवानी जी और शालिवान तारा तारा जरूर और तारा मीना नहीं तारा दिखेगी मैंने शायद आपको पहले भी कहा कि इस युद्ध में मानसिंह नाम के कम से कम 70-80 कैरेक्टर है। अरे और भी ज्यादा होंगे। अब सेना कितनी बड़ी है, 21 तो उसके बताए थे, प्रताप सिंह, मानसिंह नहीं बताए थे। हाँ राणा प्रताप के मामा का नाम भी मानसिंह था, बेटे का नाम भी मानसिंह था, तो वो भी मानसिंह तो युद्ध के लिए आया ही था। यहां पे ये कुछ कुछ नाम इंपॉर्टेंट है कि जैसे पूंजा ये वगैरह मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखे। आप तो मेवाड़ के ये सारे याद रखो, मुगल फौज के याद नहीं रखोगे चलेगा, मेवाड़ के जरूर पूछते रहते ही। आगे कौन था पीछे कौन था, और भी पीछे है जैसा कैसा बारट है, ये है, मैंने इतने भी सारे नहीं लिखवाया। हाँ ये मेन कमांडिंग ऑफिसर है। हो गया, सबने लिख लिया, डन हो गया। देखो बदायूनी भाई साहब लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, और फिर से कह रहा हूं मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। सारा कुछ मैं आपको एक साथ नहीं बता सकता और स्पीड से नहीं बता सकता। इस युद्ध का वर्णन कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। बदायूनी लिखता है कि हमारी सेना डरती सहमी हुई, हम एक तंग दर्रे में आ चुके थे। हमने उस दर्रे में लगभग 3 रातें बिताई, कोई दिखाई नहीं दिया। हम पीछे मुड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो कहना चाह रहा है अगर पीछे मुड़े तो बाटें फेंकेंगे ये लोग, ठीक है, सीधे लड़ना नहीं चाहते। बदायूनी कहता है कि आखिरकार 3 रातों के बाद में हमें कुछ पहाड़ी ढलान से कुछ उतरते हुए दिखाई दी। अल्लाह का शुक्र है कोई तो लड़ने आया है हमसे। क्या बोल रहा है? पहाड़ी ढलान से सेना उतरते हुए दिखाई दी, मतलब किस सेना की बात हो रही है? किस सेना की? हमें पूरी सेना दिखाई नहीं दे रही थी, केवल आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था, तो हमारी सेना वहीं रुक गई। अब आगे जो बात बता रहा हूं उसको बड़े इत्मीनान के साथ सुनना। बदायूनी कहना चाह रहा है कि हमारी सेना जो ही रुकी, उधर वो पहाड़ी ढलान से नीचे उतर रहे थे और उतरते ही तेजी से हमारी तरफ भागे। यानी बदायूनी साहब कहना चाह रहे हैं कि यार कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना, युद्ध में सेना दोनों आमने सामने आए, डायलॉग बाजी करें, कम से कम ये तो बोले आक्रमण, वो भी नहीं बोला। पहाड़ी ढलान से उतरे और तेजी से हमारी तरफ भागे और इतना तीव्र गति से इन्होंने हमला किया कि हमारा हरावल और इनका हरावल तेजी से आपस में उलझ गया। इनका दाया पार्श्व और हमारा बाया पार्श्व, और हमारा बाया और इनका दाया पार्श्व तेजी से आपस में जबरदस्त उलझ गया। इस आधे घंटे की लड़ाई के अंदर क्या हुआ मैं एक साथ नहीं बता सकता, अलग अलग टुकड़ों में बता रहा हूं, सिर्फ ये आधे घंटे में हुआ है, सुनना। बदायूनी कहता है कि हमारी सेना इतनी उलझ चुकी थी कि दोनों पक्षों की तरफ से तेजी से तलवारें चल रही थी, और तलवारें चलाते चलाते मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था अपने कौन से और दुश्मन सेना के कौन से सैनिक हैं।
तो तलवार चलाते चलाते मैं आसिफ खान से कह रहा था कि जनाब आसिफ खान क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि दुश्मन सेना के कौन से सैनिक है और हमारे कौन से। तो आसिफ खान ने कहा कि तलवार चलाते चलाते बोल रहे, आपस में बात कर रहे हैं, कि आसिफ खान ने कहा कि तू तो काटता रहे, बस एक बात का ध्यान रखना, मूंछों वाला दिखे उसे मार डाल और दाढ़ी वाला देखे उसे बख्श दे, इंशाल्लाह इसमें इस्लाम का ही फायदा है। तो बदायूं ने कहता है कि जनाब आसिफ खान आपने तो काम मेरा आसान कर दिया, तपती धूप में मेरी खोपड़ी इतनी तप चुकी थी कि कहां समझ आ रहा था कि अपने कौन से दुश्मन के कौन से हैं। माशाअल्लाह अब इस्लाम का ही फायदा होगा। और ये सैनिकों को मार मार के, मूंछों वाले सैनिकों को मार मार के अपनी दाढ़ी रंग रहा था। ये जिहादी लोग अपनी सेना का ही ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेना में मूंछे वाले ज्यादा है। दोनों सेना में हिंदू मुस्लिम है। और आसिफ खान ने क्या बोला है कि मूंछों वाला दिखे उसे मार डाल और दाढ़ी वाला दिखे बख्श दे। तो ये बदायूं नहीं, आसिफ खान तो अपने ही सैनिकों को मार रहे हैं। बदायूं नहीं कहता है कि इस आधे घंटे की लड़ाई में ये जो चीज हुई ना, इसके साथ साथ में उधर पहाड़ी के ऊपर से तोपों के ऊपर इन्होंने तीर चलाना स्टार्ट कर दिए। ये तीरंदाज राणा पूंजा के नेतृत्व में थे। ये तीरंदाजों ने इतनी तीव्र गति से तीर चलाए कि हमारी एक भी तोप, एक भी बंदूकची को चलने नहीं दिया इन्होंने। सबसे पहले उनको ढेर किया। ये सब कुछ आधे घंटे में हो रहा है। मैं अलग अलग सीन बता रहा हूं लेकिन एक साथ हो रहे हैं, समझ गए। बदायूं ने कहता है कि कृष्णदास चुंडावत ये बड़ी सूझबूझ के साथ में लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, और हकीम खां सूर का वेग इतना तीव्र था कि वह हमारे हरावल को चीरते हुए ठेठ ढोलान तक आ चुका था। दुश्मन सेना को चीरते हुए, जैसे आपने बाहुबली फिल्म में बाहुबली को देखा होगा, ठीक वैसे ही। बहलोल खान ने अपनी तरफ आता हुआ देख मानसिंह से बात की, और मानसिंह ने पूछा कि ये मेरी तरफ तेजी से कौन आ रहा है। तब बहलोल खान ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कोई राजपूत सैनिक है, यह कोई मुस्लिम है। इतना कहा ही था, तब तक तो ये मानसिंह के मर्दाना हाथी तक आ चुके थे हकीम खां सूर। लेकिन पीछे से एक मुगल सैनिक ने इनकी गर्दन पर तलवार मार दी, और वो गर्दन धड़ से अलग होकर वहीं गिर गई। और वो घोड़ा उनका धड़ लेकर, उनका शरीर लेकर ठेठ खमनोरा पहुंचा था। आज भी हकीम खां सूर की दो मजारें हैं, एक रक्त तलाई में, एक खमनोर में। युद्ध समाप्त होने के बाद में राणा प्रताप ने जब हकीम खां सूर को दफन करना चाहा, उनके हाथ से तलवार नहीं निकली थी। तलवार समेत इस महान योद्धा को दफन करना पड़ा। यानी इस योद्धा ने जो वायदा किया था वो करके भी निभाया। इस आधे घंटे की लड़ाई में इधर कुंवर शालीवाहन तीव्र रफ्तार से हमला किया, इधर कुंवर भवानी सिंह ने तीव्र रफ्तार से हमला किया, उधर ताराचंद और रामशाह तंवर बड़ी सूझबूझ के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन, एक जोशीला है, एक शांत है। एक पूरी सेना को कमांडर बन के संभाल रहा है, दूसरी दुश्मन सेना को चीर रहा है। इस आधे घंटे की लड़ाई में बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भयंकर नुकसान हुआ था, और हमला तो इतना तेज था कि एक बार तो इन्होंने इस आधे घंटे में स्टार्टिंग फेज में इतना तगड़ा हमला किया कि हमारी सेना भाग खड़ी हुई चंदावल, और भागकर ठेठ बेड़च नदी तक आकर रुका। वो भी इसलिए क्योंकि मेहत्तर खान ने कहा कि कमबख्त तो कहां भाग रहे हो, आलमपना एक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध मैदान में आ रहे हैं, कुछ वक्त की ही बात है, हमारा साथ दो। तब जाके वो रुके, नहीं तो ये तो चप्पलें उठा के वाके थे यहां से। बदायूं स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि इस आधे घंटे की लड़ाई में हमारा हरावल, हमारा बायां पार्श्व, दायां पार्श्व और मेवाड़ी सेना का बायां पार्श्व, हरावल दायां पार्श्व, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था इस आधे घंटे में। अब बैलेंस बनाए। इसलिए मैंने पहले लिखने का मौका दिया आपको, क्योंकि युद्ध है, कोई ना कोई बचेगा नहीं। इस आधे घंटे की लड़ाई इतनी भयंकर हुई थी जिसमें भयंकर खून बहा। सिर्फ ये आधा घंटा अपने आप में बड़ा भयंकर और बड़ा ही
गजब का था। सिर्फ आधे घंटे में सब कुछ समाप्त हो चुका था। दोनों ही पक्षों को भयंकर भारी वाला नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात इस आधे घंटे में यह रही कि किसी भी तोपची बंदूकची को इन्होंने चलने नहीं दिया। अगर वो चलता तो मेवाड़ की हार तय थी। प्लानिंग देखो, बड़े सोच विचार के सब कुछ किया गया था। प्लानिंग का युद्ध होता है, जीतते हैं, भली सेना कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिना प्लानिंग का युद्ध हमेशा हारते हैं, लाइक खानवा। ठीक है, प्लान जरूरी है। और बाबर ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राजपूत केवल मरना जानते, लड़ना नहीं। लेकिन पहली बार राजपूत लड़ना भी जान रहे हैं। इसलिए युद्ध मुझे दूसरे युद्धों से सर्वश्रेष्ठ नजर आता है। जब इस आधे घंटे की लड़ाई में मेवाड़ सेना का और मुगल सेना का हरावल ढोलान दाया पाशु बाया पाशु पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, तब राणा प्रताप पहाड़ी पर अपने घोड़े चेतक पर खड़े हैं। ये सारा दृश्य देख रहे हैं। और ये सब कुछ जब घट रहा था तो राणा प्रताप ने बिना किसी की सलाह पर उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि पठान ने तो अपना वायदा निभा दिया, अब बारी मेरी है। और तुरंत उन्होंने अपने घोड़े को एड़ मारी, यानी लगाम खींची, और वो घोड़ा तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ा। पीछे से भामाशाह, रावत ताराचंद, रावत लूणकरण आवाज लगाते रहे, मानसिंह झाला भी आवाज लगाते रहे, दाता हुकुम आप युद्ध मैदान में ना जाइए। लेकिन दाता हुकुम ने किसी की नहीं सुनी। वह अकेले अपना घोड़ा लेकर तेजी से आगे बढ़ गए। ध्यान दीजिएगा, बहलोल खान के अंडर में 6000 घुड़सवार हैं। इन 6000 घुड़सवारों का कमांडर कौन है? बहलोल खान। मानसिंह कछुआ के अंडर में 500 मुगल हाथी है। हाथियों का कमांडर कौन है? मानसिंह। और खुद मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है। ठीक है, इधर एक और बंदा है जिसका नाम है रावत लूणकरण। मेवाड़ सेना के 4 हाथी हैं और इन चारों हाथियों के कमांडर है लूणकरण, और वे खुद लूणा प्रसाद पे बैठे हुए। राणा प्रताप घोड़े पर, भामाशाह घोड़े पर, झाला मानसिंह घोड़े पर, लेकिन लूणकरण हाथी पर। समझ गए? तेजी से राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ मारी। बदायूं ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वह घोड़ा सुंड वाला घोड़ा। इस घोड़े के आगे सुंड लटकाई जाती थी हाथी की, चेतक के। नाम नहीं लिखा उसने चेतक, क्योंकि जानता थोड़ी है कि इस घोड़े का नाम क्या है, कि ये सुंड वाला घोड़ा, ताकि सामने वाले हाथी को लगे एक छोटा हाथी और आ रहा है। कंफ्यूज करने के लिए करते थे। वो सुंड वाला घोड़ा इतनी तीव्र रफ्तार से आया था कि इतनी तो सूर्य की किरण भी तेज नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं स्लो मोशन में बता रहा हूं, ये सब कुछ स्पीड में हो रहा है, आप स्लो में मत समझना। ठीक है, यह घोड़ा इतनी तीव्र रफ्तार से आया था, इतनी तो सूर्य की किरण ही तेज नहीं होती। इधर 500 हाथी मानसिंह ने आगे भगाए, क्योंकि इनको सामना करना है। बहलोल खान के 6000 घुड़सवार आगे भागे। अब सीन देखो, राणा प्रताप अपने घोड़े पर, चेतक पर, पीछे कौन है आवाज लगाते हुए रुको रुको? कौन है? झाला मानसिंह, भामाशाह, रावत लूणकरण, ये लोग हैं। ठीक है, इधर कौन है? मानसिंह अपने 500 हाथियों के साथ, और बहलोल खान 6000 घुड़सवारों के साथ। घुड़सवार समझते हो ना, घोड़े वाली सेना। राणा प्रताप का घोड़ा इतनी तीव्र रफ्तार से आया था, इतनी तो सूर्य की किरण भी तेज नहीं होती। बदायूनी ने 2 बार लिखा है। ये 500 हाथी तेजी से भागे। इधर राणा प्रताप 500 हाथी तेजी से भागे। क्या लगता है, एक लाइन में भागेंगे या आगे पीछे? आगे पीछे। सारे हाथी एक जैसे तो नहीं,
उन 500 हाथियों में सबसे तेज भाग रहे थे वह 12 हाथी थे, और उन 12 हाथियों में भी 5 हाथी और आगे थे। यानी ओवरऑल 12 हाथी, जिसमें से 5 सबसे आगे, उसके पीछे वो बचे हुए कितने, 6, और बाकी ये पीछे भाग रहे, आगे पीछे तेजी से भागे। इन 5 हाथियों के सामने आते ही राणा प्रताप ने चेतक को एड़ मारी, यानी लगाम खींची, और इन 5 हाथियों को एक साथ चेतक ने छलांग लगा दी। और इस 5 हाथियों पर जो अलवर के 5 पीरजादे बैठे हुए थे, पांचों के मस्तक एक साथ राणा प्रताप में ने जंप लगाते हुए हवा के अंदर ही उनके मस्तक धड़ से अलग कर दिए थे, और ये उलझ गए इन 12 हाथियों से। हाथियों को पार कर चुके हैं राणा प्रताप। सामना किसका होगा, घुड़सवारों का। सीन देखना, राणा प्रताप घिर चुके हैं 6000 घुड़सवारों से, और 6000 घुड़सवारों का कमांडर बहलोल खान। इधर ये 12 हाथी, सामने आ रहे 4 हाथी। इन 12 हाथियों ने घेर लिया इन 4 हाथियों को। मेवाड़ के 4 हाथी और चारों तरफ 12 हाथी। 4 हाथी कौन कौन से मेवाड़ के, लूणा प्रसाद, राम प्रसाद, चक्रवाप और खांडेराव। इन 12 हाथियों का जो कमांडर है वो कौन है, मानसिंह कछुआ खुद, जो किस हाथी पर बैठा हुआ है, मर्दाना हाथी पर। मानसिंह कछुआ ने इन 12 हाथियों के एज ए कमांडर इन 4 हाथियों पर बैठे हुए लोगों को निशाना बनाया, भाले मारे। लेकिन ये भाले मारे उससे पहले मैं बता दूं, ये वाला सीन घट रहा है हल्दी घाटी में। राणा प्रताप चारों तरफ 6000 घुड़सवार, ये वाला सीन घट रहा है रक्त तलाई में। दोनों एक साथ एक ही समय में, मैं एक एक करके बता रहा हूं, समझिए। इधर भामाशाह भी आ चुके हैं राणा प्रताप के साथ, और साथ में झाला मानसिंह भी आ चुके हैं। उधर लूणकरण और उनके हाथियों को घेरा है 12 हाथियों। समझ गए, पहले किस पे जाए, इस पे या उस पे, हाथियों पे जाए। इन 4 हाथियों के ऊपर बैठे हुए लोगों को मानसिंह ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, और एक एक करके, लड़ाई तो होगी, एक एक करके भालों से और तीर से इन 4 हाथियों के कमांडर को मार दिया था। लूणकरण भी मारा गया। तो 3 हाथी शांत पड़ गए, चक्रवाप, खांडेराव और लूणा प्रसाद शांत पड़ गए, क्योंकि ऊपर कमांडिंग ऑफिसर नहीं है जो उसको कमांड कर सके। लेकिन राम प्रसाद बिना कमांडर के, बिना महावत के शांत नहीं पड़ा। इन 12 में से 10 हाथियों को उसने मारा नहीं, पटक पटक के मारा। ऊपर कोई महावत नहीं है। लेकिन 11वां हाथी बड़ा भयानक था, इसकी टक्कर का था, गजयुक्ता। सबसे भयंकर लड़ाई हुई थी गजयुक्ता और राम प्रसाद की। बदायूं लिखता है कि ये हाथी इतना भयंकर लड़ रहे थे कि इनकी चिंगारों से पूरा मैदान गूंज उठा था। हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। कभी राम प्रसाद गिरता, कभी गजयुक्ता, लेकिन गिरते फिर से उठते और एक दूसरे को बचेड़े मारते। और बचेड़ वो वाली नहीं है, इन हाथियों के आगे भी और पीछे भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लगाए जाते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इन हाथी के आगे वो नुकीला शंकु लगाया जाता था, वो तीखा तीखा, उससे मार रहे थे। पूरे ये दोनों हाथी लाल हो चुके थे खून से। राम प्रसाद गिर पड़ा,
ऐसा लग रहा था कि अब राम प्रसाद ठहर नहीं पाएगा, लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ राम प्रसाद और दे मारी गजयुक्ता को। गजयुक्ता वापस नहीं उठा। पूरा खून से नहाया हुआ यह हाथी, अब इसका अगला मिशन कौन है? मर्दाना हाथी। उस पर कौन बैठा हुआ है? बात यहां खत्म नहीं हुई है। ये वाला सीन एक बार के लिए साइड में रखते हैं, यहां पे आते हैं। हल्दी घाटी में भयंकर तलवार चल रही है तीनों की। राणा प्रताप, झालामान सिंह, भामाशाह की, और चारों तरफ है 6000 घुड़सवार, और उसमें सबसे भयंकर तलवार चल रही है झालामान सिंह की। एक ही वार से वो चार चार को एक साथ ले पड़ रहे हैं। बहलोल खान ने सोचा इस तरह से तो जीतने से रहे, तो बहलोल खान ने अपना घोड़ा घुमाते हुए झालामान सिंह के पीछे की तरफ से वार करने की कोशिश की, और लड़ते लड़ते राणा प्रताप की नजर पड़ गई बहलोल खान के ऊपर कि ये झालामान सिंह को पीछे से तलवार घोंपना चाहता है। राणा प्रताप ने एक टांग पे अपना चेतक घुमाया और घुमा के बहलोल खान के सिर के ऊपर तलवार मारी, और घोड़े समेत आधा बहलोल इधर और आधा बहलोल इधर, ये घोड़े समेत उसका माथा काट दिया घोड़े का बीचों बीच से। बहलोल आधा इधर आधा उधर। बहलोल कोई साधारण आदमी नहीं है, ये अबिसीनिया का हबसी है, कसाई है, ये नरबख्शी है, रोज कच्चा बच्चा इसको खाने को चाहिए, ब्रेकफास्ट में मुस्तंडा है, बड़ा भयंकर। ये बहलोल खान अपने आप में 10-15 घुड़सवारों के बराबर अकेला है। कुछ कुछ इतिहासकार तो लिखते 4 हाथियों के बराबर अकेला था ये। बहलोल खान को जब 2 भागों में बहलोल बहलोल किया, सारे घुड़सवार शांत पड़ गए। यह शांत पड़ते ही राणा प्रताप ने अपना घोड़ा मर्दाना हाथी की तरफ, क्योंकि मिशन तो वही है। अब आप सोचो, एक हाथी पूरी तरह से लहूलुहान होकर मर्दाना की तरफ, और इधर से ये 3 हाथी। मानसिंह की ट्यूबलाइटें नहीं जली होगी भयंकर वाली, पर राजपूत है वो, इतनी आसानी से डर के और मौत के भय से वो हार नहीं मानेगा। उसने भाले और तीर मारने शुरू कर दिए। एक कान के नीचे इस राम प्रसाद के भाला मारा, राम प्रसाद ढेर बेहोश, फिर नहीं उठा वो। मुगल सैनिकों ने उसको बेड़िया पहना के अजमेर रवाना कर दिया। इस राम प्रसाद को पाकर अकबर इतना खुश हुआ था, जैसा अमर काव्य वंशावली ने लिखा है कि अकबर ने कहा था कि ये मुझे ख्वाजा पीर की कृपा से मिला है, इसलिए इसका आज से नाम पीर प्रसाद होगा। 18 दिन तक इसने मुगलों के घर से कुछ नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया। गन्ने का जूस हाथियों को बड़ा प्रिय होता है, वो भी दिया गया, लेकिन उसने टच तक नहीं किया। 19वें दिन ये हाथी शहीद हो चुका था। सलालुद्दीन ने खुद कहा था कि जिसके हाथी को मैं नहीं झुका पाया, उस व्यक्ति को कहां झुका सकता था। हाथी से हम वापस चलते हैं झाला, मानसिंह, राणा प्रताप और भामाशाह और मानसिंह कछवा की तरफ। जब इन तीनों ने मानसिंह कछवा को घेर लिया, आप जानने की कोशिश करो ये लोग क्या कर रहे हैं। बदायूनी ने कहा उस समय आसिफ खान को कि जनाब आसिफ खान, हमें मानसिंह की मदद करनी चाहिए। आसिफ खान ने कहा तू तो रुक, दोनों में से कोई मरे इंशाल्लाह इस्लाम का फायदा है। मतलब राणा प्रताप मरे तो भी इस्लाम के फायदे में है, मानसिंह मरे तो भी इस्लाम फायदे में। ये तो कैमरामैन थे, खाली शूटिंग करने आए हैं कि युद्ध में क्या होने जा रहा है। कम वक्त है, अपनी सेना का नुकसान कर रहे हैं। और अगर ये ना करते ना तो शायद परिणाम मेवाड़ के खिलाफ जाता। सबसे उग्र कौन है इन तीनों में? एग्रेसिव कौन है? झालामान सिंह।
अपना घोड़ा घुमाते ही, उन्होंने तुरंत घेरते ही सीधा घोड़ा लहराते हुए एक बार फिर से मानसिंह कछुआ को कहा, अपने फूफा अकबर को साथ नहीं लाया? गुस्सा तो आएगा मानसिंह कछुआ को, और मानसिंह कछुआ ने तेजी से झाला मानसिंह की तरफ भाला फेंका, और जो ही भाला फेंका मानसिंह उससे बच गए, लेकिन राणा प्रताप ने अपना घोड़ा चेतक चढ़ा दिया हाथी के ऊपर, और जो ही हाथी के ऊपर अपना घोड़ा चढ़ाया तो हाथी ने भी अपने पैर ऊपर ले लिए। मुझे बहुत सौ ने कहा है कि सर, जब आप क्लास में युद्ध का वर्णन करते हैं ना, तब आप है ना, मूवी टिकट तो 400, 500, 1000 रुपए तक का हो सकता है, आप 5000 भी लगाओ तो लोग देने के लिए आ जाएंगे। फिर भी आप कह रहे हो, आप मतलब इस तरह से कर रहे हो तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, इट्स नेचुरल, ह्यूमन एरर, गलती से हो गया, लेकिन आगे से ख्याल रखें, युद्ध चल रहा है। हाँ, तो मानसिंह ने भाला फेंका, क्यों, फ्लो टूट जाता है ना भाई। हालांकि इस युद्ध को मैं हमेशा 2 टुकड़ों में पढ़ाता हूं, बीच में रोक देता हूं, आपकी किस्मत अच्छी, मैंने रोका नहीं इस युद्ध को, ठीक है। भाला मारा तो राणा प्रताप ने अपना घोड़ा चेतक उसको एड़ मारी, और उसने अपने पैर ऊपर ले लिए, और मर्दाना हाथी के दांतों के ऊपर अपनी टापे रख ली। भाला मारा था, याद रखिएगा, मानसिंह ने, और इधर से राणा प्रताप ने भी भाला मार दिया। दोनों ने एक दूसरे को भाले मारे थे। समझ में आएगी बात? राणा प्रताप का भाला मानसिंह के मर्दाना हाथी के महावत के कंधे को चीरता हुआ सीधा छतरी में जा धंसा। ऊपर छतरी नहीं होती हाथी के ऊपर, और वो छतरी में जो धंसा था। अब यहां पे अमर काव्य वंशावली लिखती है कि राणा प्रताप के भाले के वार के समय मानसिंह होदे में झुक गया था, जबकि बदायूंनी लिखता है कि वो भाला सीधा छतरी में जा लगा था, और मानसिंह के कान के ऊपर खून भी नजर आ रहा था। मतलब या तो छतरी का डंडा लगा है या वो भाले का डंडा लगा है। सीधा भाला लगा तो मानसिंह ऊपर ही चला जाता। सोचो, वो भाले, उसका वजन बताया जाता 1.25 मण का। 1.25 मण मतलब 40 किलो के आसपास होता है 1 मण, यानी आप 50-55 किलो का भाला मान लो। सोचो, वो कान के ऊपर लगा होगा उसका डंडा, तो मानसिंह के कान कैसा बजा होगा, टन। 110 किलो वजन था राणा प्रताप का, छोटे मोटे थोड़ी थे। जब वो सारा अस्त्र शस्त्र पहनते थे तो लगभग 250 किलो, 245 किलो के होते थे, ठीक है। पहले होते थे राजपूत, आजकल बना होते, राजपूत का होते। वही खान पान और ये फालतू की आदतों की वजह से खो दी अपनी ताकत। एनीवेज, तो जब वो भाला मारा, महावत का कंधा कटाना, तो कंधे का जो खून था वो खून राणा प्रताप के ऊपर भी गिरा और मानसिंह के ऊपर भी गिरा। अब सोचो, दोनों ने भाला मारा है, सब कुछ स्पीड से हुआ है, दोनों सेनाएं क्या समझेगी कि दोनों अपने अपने योद्धा को खो चुकी हैं, क्योंकि भाला दोनों ने मारा है और दोनों के ऊपर खून है। भाला मारते ही शायद वो एड़ ढीली पड़ गई और चेतक ने पैर नीचे ले लिए, और उस हाथी की सूंड में ये बांधते थे, मैंने कहा ना, हथियार हथियार बांधते थे, पूंछ में भी बांधते थे, ताकि पूंछ हिलाते हिलाते किसी का कान वान तो काटे। हाथी की सूंड में तलवार बंधी हुई थी, वो सूंड हिला रहा था, और उस वजह से चेतक का पांव पूरी तरह से कट गया था, सिर्फ चमड़ी से लटक रहा था। लेकिन उस घोड़े ने महसूस होने नहीं दिया कि वो 3 टांग पे खड़ा है। मुगल सेना ने मानसिंह की रक्षा करने के लिए
मानसिंह के चारों तरफ घेरा बना लिया तुरंत, क्योंकि मुगल सेना समझ बैठी मानसिंह गया। और इधर राणा प्रताप की तरफ चारों तरफ घेरा बना दिया मेवाड़ सेना ने, सैनिकों ने, ताकि उनकी सुरक्षा की जाए। मेवाड़ियों ने सोचा राणा प्रताप को कुछ ना कुछ हुआ, वो गए। अब दो घेरे बन चुके हैं। इधर मानसिंह कछवाह को होश आया, ये घेरा बड़ा था, ये घेरा छोटा था, क्योंकि अभी भी मुगल फौज बहुत ज्यादा बची हुई है। मेवाड़ सेना लगभग खत्म हो चुकी है। मानसिंह कछवाह को जो होश आया, उसने तुरंत कहा कि कमबख्तो पकड़ो उसको। और ये घेरा यहां से हटके यहां आ चुका है। अब राणा प्रताप बच सकते हैं? असंभव, क्योंकि राणा प्रताप को घेरे हुए सिर्फ 3-4 योद्धा खड़े हैं और यहां कम से कम 20 से 25 हजार मुगल सैनिक हैं। सारे मारे जाएंगे। इसी वक्त राणा प्रताप को अभी भी मालूम नहीं है कि घोड़े चेतक का पैर कटा हुआ है। उनके पास में हथियार तक नहीं है, जो थे उसने उन्होंने फेंक दिए। झाला मानसिंह ने राणा प्रताप को कहा कि दाता हुकुम, आप इसी वक्त युद्ध क्षेत्र से निकल जाइए। आप बचे तो मेवाड़ बचेगा, स्वाभिमान बचेगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राणा प्रताप नहीं माने। उनके ससुर रामरख पंवार ने भी कहा कि दाता हुकुम आप निकल जाइए मेवाड़ के स्वाभिमान के खातिर, लेकिन दाता हुकुम कहां मानने वाले थे। तुरंत झाला मानसिंह ने उनका छत्र पकड़ा और अपने मस्तक को धारण कर दिया। झाला मानसिंह हूबहू राणा प्रताप जैसे दिखते थे, कद काठी, मूछे, कपड़ों की स्टाइल एक जैसी। राणा प्रताप आधे अधूरे मन से इस रास्ते से पीछे निकल गए। क्यों निकल पाए? क्योंकि झाला मानसिंह ने राणा प्रताप का राजकीय छत्र धारण करके इधर अटैक बोला, तो झाला मानसिंह को प्रताप समझकर मुगल सैनिकों ने इधर घेर लिया। इधर रास्ता आसान था, पीछे वाले रास्ते से राणा प्रताप का निकलना। रामरख पंवार के साथ में राणा प्रताप तेजी से उधर से निकल गए, साथ में भामाशाह भी। झाला मानसिंह को मुगल सैनिकों ने, जो 20 से 25 हजार थे, चारों तरफ से घेर लिया। हिम्मत नहीं हुई उनके नजदीक आने की। खून सवार है, वो क्या समझ रहे? ये प्रताप है। चारों तरफ से दूर से उनके ऊपर भालों से, तीरों से, बंदूकों से वार किए गए और चारों तरफ से उनको बीध लिया गया था। इसलिए राणा प्रताप के पोते अमर सिंह के पुत्र करण सिंह ने उनको झाला बीदा कहा है। बीदा उपाधि है, नाम है झाला मानसिंह या झाला मन्ना, लोकल लैंग्वेज। झाला मानसिंह शहीद हो चुके हैं और चारों तरफ मुगल सैनिक उनके चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। और मानसिंह कछवाह को अभी भी विश्वास नहीं है कि राणा प्रताप इतनी आसानी से मारा जा सकता है। वो हाथी से कूदा और कूद के सैनिकों को हटाया और कहा कमबख्त तो ये प्रताप नहीं है, वो भाग चुका है, पीछा करो उसका। जितने में वो कैमरामैन आए पीछे से, आसिफ खान और बदायूनी ने कहा कि जनाब मानसिंह, जब मैदान में ये हालत है तो पहाड़ों में कहां इनका पीछा करेंगे। मतलब उन्हें पता है कि भाटे आएंगे। पीछा नहीं किया, नहीं माने। मेरी मानिए, आसिफ खान ने कहा, मेरी मानिए तो जितना जल्दी हो सके हम इस मैदान से कहीं दूर निकलें, क्योंकि रात ढलने वाली है, भाटे आएंगे। अब पीछा करे तो पता नहीं इन्होंने और कहां फंसा रखा होगा मैटर, जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कल्टी मार गई यहां से। राणा प्रताप अपने घायल घोड़े के साथ में तेजी से वहां से भाग निकले। अमर काव्य वंशावली लिखती है कि पीछे 2 मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया और उन मुगल सैनिकों की नजर शक्ति सिंह पे पड़ी। अब अचानक शक्ति सिंह कहां से प्रकट कर दिया रणछोड़ भट्ट ने, मुझे भी समझ में नहीं आता। शक्ति सिंह की नजर पड़ी और शक्ति सिंह ने उन 2 मुगल सैनिकों का खात्मा किया, अपने भाई को बचाया।
दूरी इतनी थी, वो आवाज लगाते रहे, लेकिन राणा प्रताप ने नहीं सुनी उनकी आवाज। कारण एक और भी था, क्योंकि यह जून महीने में हुआ था युद्ध। भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी, और शायद इंद्र देवता भी उसी मौके की तलाश में थे। जो युद्ध खत्म हुआ, भयंकर बारिश। जैसे इंद्र देवता राणा प्रताप का रास्ते अलग करने के लिए तैयार ही बैठे। युद्ध खत्म, बारिश शुरू, और युद्ध में जो रक्त बहा था वो सारा नाला बन के एक बहुत बड़ा तालाब का आकार ले चुका था। उसी को रक्त का लगभग 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे इसमें, दोनों ही पक्षों के। भयंकर बारिश, और ऊपर से शक्ति आवाज लगा रहे हैं, ओ नीले घोड़े रा सवार। लेकिन राणा प्रताप को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पता नहीं किस वजह से, भयंकर बारिश की वजह से, या फिर हो सकता है उनके सामने, आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूम रहे हो कि झाला मानसिंह का क्या हुआ, भामाशाह का क्या हुआ, रावत लूणकरण का क्या हुआ, हकीम खां सूर का क्या हुआ। एक एक करके सारे छोड़ छोड़ के मुझे चले जा चुके हैं। घोड़ा भागता रहा, अभी भी महसूस होने नहीं दिया चेतक ने कि वो 3 टांग पे भाग रहा है। भागते भागते हल्दी घाटी से वो घोड़ा खमनोर तक पहुंचा। खमनोर के पास में एक गांव है बलीचा। बलीचा के पास में एक भयंकर नाला बारिश की वजह से अब उफान पर आ चुका था। वो नाला कोई नाम नहीं है उसका, ऐसे नाले बहुत सारे पहाड़ियों में। वो नाला भयंकर उफान पे आ चुका था। उस घोड़े ने वहीं उस नाले के पास ब्रेक लगाए, क्योंकि घोड़ा भी जानता है, क्या पता उनके स्वामी का पीछा मुगल फौज कर रही हो, उन्हें बचाना है। और वो चमड़ी से जो पैर लटक रहा था वो वहीं गिर गया था। आज उस स्थान को खोड़ी इमली नाम से जाना जाता है। और उस घोड़े ने बिना विचारे उस नाले को छलांग लगा दी, और छलांग लगाई है, स्वाभाविक सी बात है, 3 टांगों पर है, काफी खून बहा है, तो वो घोड़ा अब नहीं बच सकता। स्वामी को पार तो करवा लिया, राणा प्रताप भी बहुत दूर वहां से उछल के गिर पड़े। घोड़ा थोड़ी देर फड़फड़ाया और उसके प्राण निकल गए। राणा प्रताप गिरते ही तुरंत वापस उस चेतक की तरफ भागे, उसका सिर अपनी गोदी में उठाया और उठा के उसे जगाने की कोशिश की, पर चेतक नहीं उठा। राणा प्रताप जोर जोर से रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। शायद मैं सोच रहा था वही उनके दिमाग में चल रहा था, शायद इसी वजह से, क्योंकि एक एक करके सारे साथ छोड़ के जा रहे हैं। अब चेतक उनका दोस्त मानते उसे, वो भी चला गया। अब उनके स्वाभिमान का, उनके राष्ट्र का, उनकी आजादी का क्या होगा। पीछे से शक्ता आए, और शक्ता ने रोते हुए अपने भाई को गले लगाया, और गले लगाकर फिर से राणा प्रताप जोर जोर से शक्ता के सामने फूट फूट के रोने लगे। शक्ता ने कहा, राणा प्रताप ने कहा कि शक्ता, एक एक करके सारे मुझे छोड़ के जा चुके हैं, अब इस मेवाड़ का क्या होगा। शक्ता ने कस के भाई को गले लगाया। अमर काव्य वंशावली लिखती हैं, और शक्ति ने कहा कि भाई साहब चिंता ना करें, आपका शक्ता लौट आया है। दोनों भाई गले मिलने के बाद में चेतक का अंतिम संस्कार बलीचा में किया, और बलीचा में करने के बाद में शक्ति को तुरंत राणा प्रताप ने कहा कि इसी वक्त कुंभलगढ़ किले पहुंच और परिवार को सुरक्षित यहां से निकाल कर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा। शक्ति यहां से पूरे परिवार को कुंभलगढ़ से निकालकर कौशीथल भीलवाड़ा ले जाते हैं। वहां से वे जो है भिंडर ले आते हैं, क्योंकि मुगल सेना का कोई भरोसा नहीं, क्या पता इधर भी आ जाए। लेकिन राणा प्रताप नहीं जानते कि मुगल सेना के तो इतनी लगी हुई है कि वो तो यहां से भागने की तैयारी में। जो भी हो, युद्ध यही समाप्त होता है। आगे क्या होता है हम अगले एपिसोड में बात करेंगे।